Hello everyone, welcome to Exalt Education. I am your physics faculty Amit Sharma. Today we are going to start a very new interesting topic which is about trigonometric function graph. लास्ट सेशन के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बहुत अच्छे से समझा था, उन सारे टॉपिक्स को कवर कर रहा था जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिससे हम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सके, जिससे हमें फिजिक्स में अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री पार्ट आता है तो हमें प्रॉब्लम ना हो। उन सभी टर्म्स को हमने बहुत अच्छे से समझा था। इस सेशन के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो ग्राफ हैं, बेसिकली साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन, इन दोनों फंक्शन के ग्राफ को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, क्योंकि ग्राफ भी हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कब? जब हम वेव ऑसिलेशन चैप्टर जब पढ़ते हैं, एसएचएम के जब क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने, तो वहां पे इन फंक्शंस के ग्राफ की काफी इंपॉर्टेंस होती है। तो आज इस फंक्शन के ग्राफ्स को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। तो आज का सेशन भी आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बट आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर भी कर दें, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं आपको एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की, वो भी बिल्कुल फ्री। अच्छा, ये जो आज का सेशन है, इसके आपके पीपीटी नोट्स जो होंगे वो भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें आपको प्रॉपर पीडीएफ नोट्स और पीपीटी नोट्स जो है आपके, उसके भी लिंक हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन हमारा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ। तो सबसे पहला जो ग्राफ आता है वो क्या आता है? साइन फंक्शन का ग्राफ। तो देखो साइन फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है, इसको समझते हैं। देखो यहां पे एक छोटा सा ग्राफ तुम्हें बना हुआ दिख भी रहा होगा, लेकिन इसको पहले बना के अच्छे से समझते हैं। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स जो लिखा है ना, इसको समझो पहले अच्छे से। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। इस एफ एक्स को अगर तुम चाहो तो वाई भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? वाई, यानी वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। तो यहां जो एक्स है ना, ये जो x होता है इसको कहते हैं हम इनपुट, यानी कि तुम इस साइन फंक्शन के अंदर x की वैल्यू को पुट करोगे और x की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तुम्हें क्या मिल जाता है? y की वैल्यू मिलता है। तो x होता है हमारा इनपुट और y होता है भाई हमारा आउटपुट। x क्या होता है? इनपुट, यानी कि x की वैल्यू डालो और तुम्हें क्या मिल जाएगा? y की वैल्यू मिल जाएगी वहां पे, यानी एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। मैथ्स की भाषा में इस इनपुट को कहा जाता है डोमेन। मैथ्स की लैंग्वेज में इस इनपुट को क्या कहा जाता है? डोमेन। और मैथ्स की लैंग्वेज में इस आउटपुट को कहा जाता है रेंज। क्या कहा जाता है? रेंज कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो तुम लोग को पता है कि मान लो जैसे y इक्वल्स टू साइन एक्स है, x की जगह मैंने 0 पुट किया तो क्या बन गया? साइन 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0, यानी y की वैल्यू कितनी आई है? 0 आई। आगे क्या? y की वैल्यू 0, यानी कि जब मैंने यहां पे x की वैल्यू 0 पुट करी, यानी इनपुट जब मैंने 0 डाला तो मेरा आउटपुट कितना आया? आउटपुट भी 0 आया। क्लियर? अब अगर मैं कह रहा हूं y इक्वल्स टू साइन एक्स है, इस x की जगह 30 डाल दो, 30 डिग्री, तो क्या बन गया? y इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। तो ये 30 डिग्री क्या था? तुम्हारा इनपुट। तुमने इनपुट दिया और तुम्हें y की वैल्यू कितनी मिल गई? 1/2, जो कि क्या है? आउटपुट। क्लियर? तो इस तरीके से x की वैल्यू अगर मैं 30 डिग्री पुट करता हूं तो y की वैल्यू कितनी मिलती है? 1/2। तो इसी तरीके से 45, 60, 90 बहुत सारे तुम इनपुट डालो, उन सभी इनपुट का क्या मिल जाएगा? आउटपुट। और उनको कार्टेशियन प्लेन यानी x एक्सिस और y एक्सिस पे जब तुम रिप्रेजेंट करोगे, प्लॉट करोगे, तो वहां से जो ग्राफ बनके तैयार होगा वो ग्राफ किसका होगा? साइन फंक्शन का। तो वो ग्राफ दिखने में होगा कुछ ऐसा जो यहां पे तुम्हें दिख रहा है। कैसा? इसको यहां बना के देखते हैं। ये मैंने x एक्सिस और y एक्सिस लिया और ये जो मैं यहां पे कर्व ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कर्व। इस तरीके से जो हमारा कर्व ड्रॉ हो रहा है ये किसका है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कर्व। ये होता है हमारा 0, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है भाई? 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है? और उसके बाद ये जो हमारी पीक वैल्यू अटेंड करता है, पीक वैल्यू अटेंड करता है कहां पे? π/2 पे।
अच्छा, ये जो एक्स एक्सिस है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे इनपुट वाले पार्ट को। इनपुट वाला पार्ट क्या था हमारा 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री यानी एंगल को। और जो वाई एक्सिस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे आउटपुट को, यानी जो हमें वैल्यू मिल रही थी ना साइन 0 पुट करने पे क्या 0, साइन 30 पुट करने पे क्या वैल्यू मिली थी 1/2, साइन 90 पुट करने पे क्या मिलेगी वैल्यू 1। तो वो जो वैल्यू मिल रही है यानी जो आउटपुट है वो किसको वो कहां रिप्रेजेंट करेंगे हम वाई एक्सिस पे, और जो एंगल रिप्रेजेंट करेंगे वो कहां रिप्रेजेंट करेंगे हम एक्स एक्सिस पे करेंगे। क्लियर? तो देखो ये वाला जो पीक वैल्यू अटेंड करता है कहां अटेंड करता है भाई 90 डिग्री पे। उसके बाद ये जो पॉइंट है ये होता है पाई 180 डिग्री। देख लो पूरा का पूरा हाफ रोटेशन हो गया। तो जहां पे हाफ रोटेशन कंप्लीट होने का मतलब है 180 डिग्री का बनना। ठीक है, उसके बाद ये नीचे जो पीक वैल्यू अटेंड कर रहा है ये अटेंड करता है 3π/2। 3π/2 का मतलब 270, और ये जो है ये क्या है 2π। 2π का मतलब 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब पूरा एक रिवोल्यूशन, एक चक्कर, एक रोटेशन पूरा हो गया। दिख रहा है क्या? ये हाफ साइकिल ये ऊपर वाला और ये हाफ साइकिल ये नीचे का। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या हो गए हाफ हाफ, दोनों मिलके कंप्लीट रोटेशन इन्होंने पूरा कर दिया। इसी तरीके से इस साइड का भी देखोगे, नेगेटिव साइड का तो क्या होगा, ये एंगल हो जाएगा तुम्हारा माइनस का π/2, ये एंगल हो जाएगा तुम्हारा माइनस का पाई, ये एंगल हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 3π/2, और ये एंगल हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 2π। क्लियर है क्या? तो ये सारी बातें तुम्हें ध्यान रखना है। क्लियर? अब यहां पे कुछ बातें और ध्यान दो कि यहां पे जो एंगल मैंने रिप्रेजेंट किए हैं 0, π/2, π, 3π/2, 2π, ये सारे रेडियन में करेंगे। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस भी करा था कि सभी एंगल को अब जो रिप्रेजेंट करेंगे वो रेडियन फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? तो ये कर दिया हमने। अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है तुम्हें पता भी है कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 1। इसी तरीके से अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। यानी जो हमारा sin x फंक्शन होता है, इस sin x फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और इसी sin x फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। यानी sin x फंक्शन जो होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, यानी sin x की सबसे छोटी वैल्यू कितनी है -1 और सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 1 है। यानी sin x की वैल्यू -1 से छोटी नहीं हो सकती। अगर मैंने कहा sin x इक्वल्स टू -2 तो ये गलत है, क्योंकि sin x की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो कितनी है -1, -1 से छोटा नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर मैंने कहीं पे लिख दिया मान लो sin x इक्वल्स टू 2 तो ये भी गलत है, क्योंकि sin x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है 1, उससे ज्यादा वो भी नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें sin x के बारे में अपने दिमाग में रखना है हमें। तो ये हमने कर्व जो समझा, ये किसका समझा sin x का। अब इसका साफ सुथरा सा कर्व तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको भी देख लो अच्छे से। दिख रहा है क्या? ये जो कर्व है कहां से शुरू हो रहा है 0 पे। इसने अपनी पीक वैल्यू जो अटेंड करी वो कहां अटेंड करी π/2 पे, ये π/2 है, फिर ये पाई है, फिर ये 3π/2। नीचे नेगेटिव में जो इसने पीक वैल्यू अटेंड करी वो कहां करी 3π/2 पे, और ये 2π कंप्लीट रोटेशन हो गया। इसी तरीके से नेगेटिव में ये माइनस का π/2, ये क्या है माइनस का पाई, ये माइनस का 3π/2 और ये माइनस का 2π। तो इस तरीके से जो कर्व बन रहा है वो हमारा क्या है sin x फंक्शन का कर्व है। ठीक है, अब जरा ध्यान से मेरी कुछ बातें हैं उनको समझते रहना। ये है 0 और ये है 90। तो 0 से 90 के बीच में होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमने इससे पहले वाले सेशन में समझा था। 90 से पाई के बीच में होता है हमारा सेकंड, 90 से 180 के बीच में हमारा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट, 180 का मतलब पाई। इसी तरीके से पाई से 3π/2 यानी 180 से 270 के बीच में क्या होता है थर्ड, और फिर ये क्वाड्रेंट हमारा 360 तक क्या हो गया फोर्थ। तो अगर तुम ध्यान से देखो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट कहां पे है एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी यहां पे कुछ भी मैं इनपुट डालूंगा y की वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है पॉजिटिव मिलने वाली है। तो sin x फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो sin x फंक्शन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब sin x फंक्शन का हमने कर्व बनाया ना तो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसका सेकंड क्वाड्रेंट कहां लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर। इसी तरीके से sin x फंक्शन थर्ड और फोर्थ में क्या होता है नेगेटिव होता है। क्यों होता है? देखो यहां पे इसका जो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है वो कहां लाई कर रहा है नीचे लाई कर रहा है। क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें तुम्हें ध्यान रखनी होंगी। एक बात और जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो भी मैं यही समझाता हूं।
तुम्हें ये तो पता लग गया कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है कितनी, -1, और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। वो कहां होता है भाई, तो वो होता है तुम्हारा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। लेकिन हो गया π/2 पे वैल्यू कितनी मिली है, 1 मिली है, फिर उसके बाद 3π/2 पे तुम्हें वैल्यू क्या मिल गई, -1 मिल गई। तो ये चीज ध्यान रखना। लेकिन अगर तुम ध्यान देखोगे जीरो तुम्हें कहां कहां मिल रहा है, तो एक तो जीरो मिल रहा है तुम्हें यहां पे 0 पे, फिर पाई पे, फिर 2π पे, फिर 3π पे, 4π पे, 5π पे। यानी कहने का मतलब यह है कि साइन nπ इज इक्वल्स टू 0, साइन nπ इज इक्वल्स टू 0, और n क्या होता है, n होगा हमारा 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। क्लियर? यानी साइन पाई कहीं है तो वैल्यू 0, साइन 2π हो 0, साइन 3π हो 0, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है क्या? चलो, तो ये sin x फंक्शन का कर्व हमने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा कर्व वो क्या है, sin 2x का। तो देखो sin 2x के फंक्शन का जो कर्व है वो बिल्कुल उसी शेप में बनता है जैसे तुमने sin x का बनाया। sin 2x है तो भाई ये भी कोई ना कोई एक एंगल होगा, यानी फंक्शन तो sin का ही है ना, तो शेप इसका ऐसे ही रहेगा। तो चेंज क्या होगा, चेंज होगा इसका एंगल, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये x एक्सिस y एक्सिस लिया, ये है ओरिजिन 0, 0, तो sin x का फंक्शन का कर्व है तो ऑब्वियसली ऐसा ही बनता है, 0 से ही जाके बनेगा। क्लियर? लेकिन अब यहां पे चीजें चेंज हो जाएगी। पहले यहां क्या लिखते थे, π/2, तो π/2 कब लिखते थे, जब यहां पे x होता था, ठीक है। π/2 कब लिखते थे, जब यहां पे x होता था। लेकिन अब यहां पे क्या है, 2x, तो तुम्हें क्या लिखना है, 2x बराबर π/2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/4 हो जाएगी। यानी अब यहां π/2 ना लिख के तुम क्या लिखोगे, π/4 लिखोगे। इसी तरीके से यहां क्या होता था, पहले पाई होता था, है ना, पाई होता था क्या, लेकिन ये कब होता था, जब sin x था। अब क्या है 2x, तो 2x इक्वल्स टू पाई, तो x इक्वल टू कितना होगा, π/2, यानी अब यहां पे क्या आ जाएगा, π/2। उसी तरीके से यहां क्या लिखते थे, 3π/2 लिखते थे पहले। क्लियर? तो 2x इक्वल्स टू 3π/2, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 3π/4। तो यहां पे अब तुम क्या लिखोगे, 3π/4। उसी तरीके से यहां क्या आता था, 2π, तो ये 2π कब होता था, जब sin x होता था। अब 2x है तो 2x इक्वल्स टू 2π, तो 2 से 2 को उड़ाया तो x इक्वल टू पाई। क्लियर? तो जो तुम इनपुट दे रहे थे ना, जो तुम्हारा एंगल है वो चेंज हो जाएगा उस कर्व पे, कर्व का शेप वही रहेगा। क्लियर? यानी अभी भी वैल्यू तुम्हारी कहां से कहां तक रहेगी, 1 से -1। ये चीज ध्यान रखना। अब नेगेटिव में ये इसी एंगल को नेगेटिव में लिख दो, -π/4, फिर यहां पे -π/2, फिर यहां पे क्या आएगा, -3π/4, मैं ऊपर लिख देता हूं, और यहां पे माइनस का पाई। तो ये जो कर्व है ये किसका कर्व बन गया भाई, हमारा sin 2x का। क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, sin स्क्वायर x, यानी अब स्क्वायर आ गया। स्क्वायर की खासियत क्या होती है, स्क्वायर अगर कहीं पे भी स्क्वायर फंक्शन आ जाए, जैसे एक्स स्क्वायर है, तो ये एक स्क्वायर फंक्शन है। तो स्क्वायर फंक्शन की खासियत क्या होती है कि इसको तुम चाहे नेगेटिव दो चाहे पॉजिटिव दो, ये तुम्हें हमेशा क्या करके देगा, उसको पॉजिटिव बना के देगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह 2 पुट करता हूं, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, पॉजिटिव वैल्यू मिली क्या। अगर मैं -2 पुट करता हूं एक्स की जगह, तो -2 का स्क्वायर वो भी क्या मिला भाई हमें, प्लस का 4। तो स्क्वायर फंक्शन की खासियत ये होती है कि इसमें चाहे तुम पॉजिटिव वैल्यू पुट करो चाहे नेगेटिव वैल्यू पुट करो, ये तुम्हें हमेशा कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। तो स्क्वायर फंक्शन देखते ही दिमाग में ये चीज आ जाना चाहिए कि इस स्क्वायर फंक्शन का आउटपुट हमेशा क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है, नेगेटिव कभी नहीं मिलेगा। क्लियर? तो sin स्क्वायर x फंक्शन का कर्व देखो कैसा होता है। एक बार sin x का कर्व बना लेते हैं। तो sin x का कर्व हमें पता है ऐसे होता है, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, ऐसा ही तो होता है, एक बार ऊपर पॉजिटिव और फिर नीचे नेगेटिव की तरफ। लेकिन जब स्क्वायर फंक्शन की बात करते हैं तो जो नीचे वाला कर्व तुम्हारा क्या है, नेगेटिव है, ये भी क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। क्लियर? यानी कि इसका कर्व बनता है कुछ ऐसा। क्लियर? नेगेटिव में भी कुछ ऐसा,
यानी कहने का मतलब यह है कि भाई आउटपुट तुम्हें क्या मिलने वाला, y इज द आउटपुट ना, फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x, और क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है तो y इज ऑलवेज पॉजिटिव, y हमेशा क्या मिलने वाला है तुम्हें, पॉजिटिव मिलने वाला है, और y अगर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा तो ये नीचे वाले पोर्शन पे वैल्यू तो यानी नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आएगी, तो हमारा कर्व नीचे वाले पोर्शन को कभी भी शो नहीं करेगा, तो कर्व हमेशा तुम्हें क्या देगा, पॉजिटिव y, यानी कोई भी तुम इनपुट दो, कोई भी x की वैल्यू तुम पुट करो, तुम्हें y की वैल्यू क्या मिलनी है, पॉजिटिव, इसलिए कर्व कहां बनता है, x एक्सिस के ऊपर, तो ये वाला कर्व हो गया किसका, साइन स्क्वायर x फंक्शन का। क्लियर, बात आई समझ में, तो ध्यान रखना है हमें बहुत अच्छे से। चलो नेक्स्ट आता है cosx फंक्शन का कर्व, तो cosx फंक्शन का कर्व देखो क्या होता है, फिर से वही y इक्वल्स टू cos x, y हमारा क्या होता है हमें पता है, y इज द आउटपुट एंड x इज द इनपुट, तो यहां अगर x में इनपुट है हमारा, अगर मैं मान लो इनपुट पुट कर देता हूं 0, यानी यहां पे क्या पुट कर दूंगा, cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी sin 0 पुट करने पे 0 मिल रहा था, लेकिन cos 0 पुट करने पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि इसका जो कर्व होगा ना वो कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू मुझे 1 मिल रही है, तो ये 1 से ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है, cos का कर्व हमारा ऐसा जाता है, बात आई समझ में, तो cos का कर्व 0 से स्टार्ट नहीं होता, कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, इसमें बाकी चीजें ना sin x की तरह ही करनी है तुम्हें, यानी सबसे पहला जो एंगल होगा वो क्या होगा, π/2, फिर इसके बाद वाला एंगल जो है वो पाई, फिर इसके बाद वाला एंगल क्या हो जाएगा 3π/2, और फिर उसके बाद वाला एंगल क्या होगा 2π। 2π पे आने का मतलब है कि एक रोटेशन कंप्लीट हो गया, देखो यहां से फंक्शन शुरू हो रहा था, ठीक है, और फाइनली यहीं पे आ गया, ठीक है, तो एक रोटेशन तुम्हारा पूरा हो गया। इसी तरीके से नेगेटिव में ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, -π/2, ये वाला एंगल होगा -π, ये एंगल हो जाएगा -3π/2, और दिस एंगल विल बी ऑफ -2π। क्लियर, तो ये जो कर्व बना ये किसका बना भाई, cos x का कर्व बन गया। क्लियर, अच्छे से बात आई समझ में, तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसमें भी जो तुम्हारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है 1 और -1 ही होती है, यानी ये भी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इसकी कितनी होगी 1, और जो इसकी मिनिमम वैल्यू नीचे होगी वो कितनी होगी -, ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे एक साफ सा कर्व बना हुआ है, इसे भी देख लो, cos x फंक्शन का ये कहां से शुरू हो रहा है, तो 1 से शुरू हो रहा है। क्लियर, तो इस तरीके से 1 से गया, तो ये वाला जो एंगल है कितना हो गया, π/2, दिस एंगल विल बी ऑफ π, ये कितना हो गया 3π/2, और ये जो होगा ये कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा 2π। क्लियर है क्या, बात आई समझ में, चलो तो अब यहां पे क्या करना है, सेम इस तरीके से इधर भी रिप्रेजेंट कर दो, -π/2, फिर यहां पे -π, -3π/2, और ये कितना हो जाएगा -2π। क्लियर, बात आई समझ में, चलो अब देखो यहां पे क्या है, ऑब्वियसली ये 0 ही होगा। अब यहां पे चला ध्यान से देखना सारी चीजें, अब यहां पे ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, बताया था ना 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, एंड 270 से 360 इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये हुआ फोर्थ, ठीक है। अब cos x के कर्व में जरा देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट कहां है, x एक्सिस के ऊपर, और सेकंड और थर्ड कहां है, नीचे। तो cos x फंक्शन में तुमने ये पढ़ा है ना कि फर्स्ट में तो देखो ऑल पॉजिटिव होता है, तो ऑल पॉजिटिव यानी cos भी पॉजिटिव, इसके अलावा cos कहां पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में इन दोनों में जो तुम्हारा cos फंक्शन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो यहां पे फर्स्ट और फोर्थ कहां लाई कर रहे हैं, अबव द एक्स एक्सिस, यानी इनका जो आउटपुट मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। क्लियर, बात आई समझ में, तो ये चीज ध्यान रखना। इसकी भी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, cos x मैक्स तुम्हें कहां मिलेगा, कितना मिलेगा 1, और cos x मिनिमम तुम्हें कितना मिलेगा भाई, -1। क्लियर, यानी cos x भी -1 से 1 के बीच में ही होता है। क्लियर, तो ये चीजें भी तुम्हें ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। चलो, तो ये सारी बातें आगे समझ में।
अब इसमें एक बात और समझना है, वो क्या है कि जो ये कॉसेक फंक्शन है वो जीरो भी है कहीं कहीं। कहां कहां जीरो है, तो देखो पाई बाई 2 पे जीरो है, फिर कहां है 3 पाई बाई 2 पे जीरो, इसके बाद अब कहां होगा 5 पाई बाई 2 पे जीरो, 7 पाई बाई 2 पे जीरो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉस फंक्शन है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे क्या है, जीरो है। यानी कॉस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे जो हमारा कॉस फंक्शन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। अब कॉस जीरो की वैल्यू कितनी है, 1। कॉस 180 की वैल्यू कितनी है, देखो कॉस 180 की वैल्यू नीचे मिल रही है और नीचे वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो कॉस 180 की वैल्यू यार याद रख लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरत पड़ती है हमें। तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी है, -1, और कॉस जीरो की वैल्यू 1। क्लियर, बात आई समझ में? तो ये हमने कॉस एक्स फंक्शन को अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट जो हमारा कर्व आता है वो किसका आता है, cos 2x का ड्रॉ करके देखते हैं। जैसे sin x में ड्रॉ किया था वैसे ही यहां पे भी cos 2x फंक्शन का कर्व कैसे ड्रॉ होगा। तो हमें पता है शेप तो वही रहना है, देखो शेप तो चेंज होगा नहीं, इस तरीके से ही जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से आगे जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0। लेकिन ये जो पहले हम पाई बाई 2 लिखते थे, अब इसे पाई बाई 2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाई बाई 4। क्योंकि पाई बाई 2 कब लिखते थे, x के लिए, तो यहां है 2x, तो 2x इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। क्लियर, तो भाई यहां पे जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। क्लियर, इसी तरीके से अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पहले हम क्या लिखते थे, पाई लिखते थे, लेकिन अब क्या करेंगे भाई, 2x इक्वल्स टू पाई, इट मींस x इक्वल टू कितना, पाई बाई 2। यहां क्या लिखते थे, 3 पाई बाई 2, तो अब क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 4। और यहां क्या लिखते थे, 2 पाई, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, पाई आ जाएगा। क्लियर, और इसी चीज को नेगेटिव साइड में नेगेटिव साइन के साथ लिख दो, तो ये एंगल कितना हो गया, -पाई बाई 4। ये कितना हो जाएगा, -पाई बाई 2। और ये एंगल कितना हो जाएगा, मैं इसे ऊपर लिख दूं, या चलो ये लिख देता हूं साइड में, -3 पाई बाई 4। सॉरी गलती होगी, यहां पे होगा ये -पाई बाई 4। ठीक है, और ये -पाई बाई 2 इस वाले का है, और 3 पाई बाई 2 इसका, और यहां पे हो जाएगा 2 पाई। चलो इतना तो समझ जाओगे तुम। ठीक है, मिटा देते हैं इसे। चलो देखो मैं फिर से कर देता हूं, ये वाला एंगल क्या होगा, माइनस का पाई बाई 4। ये वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा भाई, माइनस का पाई बाई 2। ये एंगल क्या हो जाएगा, माइनस का 3 पाई बाई 4, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2। क्लियर, तो ये चीजें ध्यान रखनी है तुम्हें। तो ये हमने cos 2x का कर्व बना लिया अच्छे से। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, और किसका कर्व बना लेते हैं, cos स्क्वायर x का। जैसे sin स्क्वायर x का बनाया उसी तरीके से cos स्क्वायर x। तो फिर से एक स्क्वायर फंक्शन है, तो स्क्वायर फंक्शन होने का मतलब ही क्या है कि सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, नेगेटिव नहीं होगी। क्लियर, जितनी भी वैल्यूज है वो सारी की सारी वैल्यूज क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। यानी पे यहाँ पे आउटपुट हमें हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव आउटपुट यहाँ पे हमें नहीं मिलने वाला है। तो चलो कर्व बनाते हैं फटाफट से। अब नेगेटिव आउटपुट मिलेगा ही नहीं तो हमारा कर्व एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा ही नहीं, यानी कि ये कर्व ऐसे बनता है और ऐसा ही हो जाएगा, इस तरीके से हमारा कर्व बन जाएगा। तो ये हमारा कर्व किसका बना, cos स्क्वायर x का फंक्शन का कर्व बन गया। तो समझ में आ गया क्या, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आउटपुट देगा, तो नेगेटिव आउटपुट मिलेगा नहीं, तो नेगेटिव y की तरफ हमारा कर्व नहीं जाएगा। क्लियर, बात आई क्या समझ में? तो आज हमने क्या कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जो कर्व जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, sin x और cos x फंक्शन के जो कर्व हमारे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, इन दोनों फंक्शन के ग्राफ को बहुत अच्छे से समझा और डिटेल में समझा है, सारी बातें समझ ली। ठीक है, तो आज के सेशन में हम यहीं तक रखते हैं। तो ये कर्व से रिलेटेड जितनी भी बातें करी, इन सभी बातों को, इन सभी कॉन्सेप्ट को आपको घर पे जाके बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, और जो पढ़ाया गया है कर्व वगैरह खुद से भी ड्रॉ करके इनकी वैल्यूज वगैरह ध्यान रखनी है।
और जो भी बीच बीच में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिले कि साइन एक्स फंक्शन कहां जीरो होता है, तो साइन एन पाई इज इक्वल्स टू जीरो, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो, यानी 1 पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे साइन क्या होता है, जीरो। कॉस जीरो कहां होता है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, यानी कॉस पाई बाई टू, कॉस 3 पाई बाई टू, कॉस 5 पाई बाई टू, इन सभी पॉइंट पे तुम्हारा cos x फंक्शन क्या होता है, जीरो होता है। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो ये जितने भी बीच बीच में छोटी छोटी जो बातें हमने जो करी, जो काफी इंपॉर्टेंट है, इन सभी को भी याद भी रखना, बहुत अच्छे से रिवाइज भी करना है। तो इस सेशन में यही तक रखते हैं। अगर आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। तो आज की सेशन में यही तक रखते हैं। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले और वहां पे भी आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। तो आज की सेशन में यही तक रखते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, तब तक के लिए बाय।